getting and when SN2 is getting preferred. So उसी को आज कंटिन्यू करूँगा मैं आगे, ठीक है. Now let's start. The conditions for SN1 and SN2 reaction, ठीक है. तो एक कल जो है मैंने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन किया था कि अगर आपके पास कार्बोकैटायन का आइडिया है, ये कौन सा कार्बोकैटायन है, तो रिजल्टिंग कार्बोकैटायन जो भी होते हैं, मतलब प्राइमरी है तो वो 100% SN2 में जाएगा प्राइमरी. सेकेंडरी का भी चांसेस SN2 में जाने का बहुत ज़्यादा रहता है. रिजल्टिंग कार्बोकैटायन इसमें कैसा है कि प्राइमरी विल अंडरगो प्राइमरी कार्बोकैटायन 100% ये SN1 में इसमें जाएगा, SN2 में जाएगा. और जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है वो 100% SN1 में जाएगा. और जो सेकेंडरी होता है उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं SN2 में जाने के, ठीक है. सो प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड द सेकेंडरी कार्बोकैटायन. सेकेंडरी का कैसा है, 100% श्योर नहीं है कि वो SN2 में जाएगा, बट ज़्यादा चांसेस रहता है क्योंकि एक फैक्टर नहीं है जो डिसाइड करता है SN1 SN2. तो जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती है ना, वैसे वैसे रिएक्शन जो है वो SN1 की तरफ जा रहा है. जैसे जैसे क्राउडिंग घटेगी वो SN2 की तरफ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड पॉइंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस. ये इंपॉर्टेंट ओनली फॉर हिंड्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, द एक्सटेंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. अब जैसे क्या होता है बेसिकली, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेज द SN2 substitution and steric hindrance promotes the SN1. तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा तो वो रिएक्शन जो है वो SN1 को प्रमोट करेगा. अब इसमें सबसे ज़्यादा क्राउडेड क्या होता है, टर्शरी होता है. अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात कर रहा हूँ तो टर्शरी जो है वो क्या होता है भाई, सबसे ज़्यादा होता है. और वैसे भी कल मैंने अलाइल फिनाइल और बेंजाइल का बता के दे दिया था, तो उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए. ये डाउट आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में ही आएगा, ठीक है. और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वो SN2 की तरफ जाएगा. स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज होगा तो रिएक्शन जो है वो SN2 की तरफ मूव करेगा, तो वो प्रमोट करेगा. इसके बाद न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ, मतलब वो स्ट्रांग है कि वीक है. देखो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमेशा SN2 को फेवर करता है, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा आपका SN1 को प्रीफर करेगा, ठीक है. ये जस्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि देखो E2 का जो कंडीशन होता है ना, E2 के लिए जो बेस लगेगा वो स्ट्रांग बेस होता है, और E1 के लिए वीक बेस होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है. न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ. The strong nucleophile prefers SN2. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके अंदर आपने वाटर नहीं ऐड किया, जैसे कि कोई बोलते हैं NaOH, तो NaOH स्ट्रॉन्ग है अनलेस यू हैव नॉट एडेड द वाटर. द मोमेंट यू डाइल्यूट इट, इट बिकम्स द डाइल्यूट, और डाइल्यूट मतलब क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाता है. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 को प्रमोट करता है, ठीक है. और अगर आपने इसको डाइल्यूट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा,
SN1 और वीक न्यूक्लियोफाइल यू कैन से, सर एक बार फिर से बता, नहीं समझा। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को प्रेफर करेगा। अब जैसे कि आपके पास NaOH है, अब NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जो बेस होता है ना वही न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ये इसमें इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग, आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। पहले वो 11 में हुआ करता था, अभी 12th में आ चुका है। तो NaOH क्या है ना कि क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा Na प्लस एंड OH माइनस को, Na प्लस एंड देन OH माइनस। अभी ये बेस का भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन कर देगा, अगर वो बेस रहेगा तो एलिमिनेशन कर देगा। ठीक है, तो अगर आपने उसके अंदर वाटर नहीं ऐड किया तब तो वो भाई एज अ बेस का काम करेगा, बिकॉज OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और अगर वो बेस का कॉन्सेंट्रेशन आई मीन बेस से बिहेव कर रहा है तो वो एलिमिनेशन को प्रीफर करेगा। ठीक है, अब जब आप उसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और वो जब डाइल्यूट हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। ठीक है, तो यस। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है वो डिसाइड करेगा रिएक्शन SN1 जा रहा है कि SN2 जा रहा है। तो यो डायल्यूट वाला नहीं समझे सर, डायल्यूट। डाइल्यूट का मतलब इस तरह से समझ लो, आपने उसके अंदर पानी मिला है तो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा ना तो वो SN2 को प्रीफर करेगा। आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे ना, वहाँ पे लिखा रहता है डाइल्यूट NaOH। यस सर। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो SN1 SN2 का जो की पॉइंट है, एरो के ऊपर डाइल्यूट NaOH लिखा होता है और एक जगह पे NaOH ही लिखा रहेगा। तो डाइल्यूट NaOH जो है वो SN1 के केस में और SN2 के केस में अगर कोई पूछेगा तो मैं SN2 के केस में बोलूंगा जो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन, अगर SN1 के केस में ना ये 50% डाइल्यूट है, 50% डाइल्यूट NaOH लिया है, तो यहाँ पे 50% नहीं देगा, यहाँ पे 10% ही देगा या 20% ही रहेगा डाइल्यूट। पानी तो चाहिए ना, बिना पानी का रिएक्शन होगा नहीं, सॉल्वेंट हैज टू बी देयर। अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया है तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, मोर देन 50%। तो आप इस तरह से समझिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, वो SN2 को प्रमोट करता है एज वेल एज E2 को प्रमोट करता है। अब चौथा जो इसके अंदर फैक्टर है जो SN1 और SN2 को डिस्क्रिमिनेट करता है, वो सॉल्वेंट टाइप है। क्या है भाई, सॉल्वेंट टाइप। अगर आपके पास PP सॉल्वेंट है, क्या है भाई, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटेक्ट पोलर सॉल्वेंट। प्रोटेक्ट। तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा SN1 को प्रमोट करता है। अब पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का जो एग्जांपल बन सकता है, सबसे बड़ा एग्जांपल तो वाटर है एंड अल्कोहल। वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है, ये दो बड़े फेवरेट एग्जांपल हैं। अब जो प्रोटॉन नहीं देगा लेकिन ये रहे जो सॉरी पोलार रहेगा, तो वो भी एग्जांपल मैंने बताया था, DM। पोलर अप्रोटिक। हाँ पोलर पोलार, ऑप्टिक। पोलार अपोजिट कहेंगे पे लेस पोलार भी मिलता है, तो SN2 करेगा। और इसका जो एग्जांपल है वो कल बताया था मैंने, DMSO, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, ठीक है, और एसीटोन। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो हैं DMF। एसिड, हाँ DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO का फुल फॉर्म है डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। ठीक है, DMF। तो ये सॉल्वेंट अगर एरो के ऊपर दिख गया तो आप समझ जाना ये कंडीशन SN2 की है। मतलब इसमें बहुत सारे सर पॉइंट्स हैं जो हमको, डीएमएसओ क्या है? हाँ डीएमएसओ। बताया मैंने फुल फॉर्म इसका, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, यस सर। डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ चार कंडीशन है जो कि SN1 और SN2 को डिस्क्रिमिनेट करता है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को पहचानने के लिए। मैं एक दो एग्जांपल्स अभी एंड में दूंगा, तो आपसे पूछूंगा ये SN1 को जा रहा है कि SN2 को जा रहा है।
तो हम लोग उसमें ये चारों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर लगा के देख सकते तो E1 हैं। तो E2 का ये रहेगा। हाँ, E1 E2 का देखो, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब E2, वीक बेस मतलब E1। E1 यस सर। हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा ना तो वो E2 को प्रमोट करेगा, और वीक रहेगा तो E1 को प्रमोट करेगा। मतलब बेस होना चाहिए, बिना बेस के एलिमिनेशन नहीं होता। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूशन करता है, बेस एलिमिनेशन करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन देखते हैं। हेलो एरिन्स, देखो आपके पास हैलोजन है और आपने उसको लगा दिया है बेंजीन रिंग के। तो ये हेलो एरिन का एग्जाम्पल है। अब हमको इसका जो है प्रिपरेशन करना है। विल डू द प्रिपरेशन। तो बड़ा फेवरेट कॉमन सा है, फ्रॉम बेंजीन आई कैन डू, फ्रॉम बेंजीन। अब आप बेंजीन से जो है कैसे हेलो एरिन बना सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, आप ले लीजिए बेंजीन, और उस बेंजीन के अंदर आप पास करो हैलोजन। मान लीजिए मैंने ले लिया Br2। अब वो Br2 को रिएक्ट, देखो बेंजीन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर जिसको अटैक करना है वो होगा इलेक्ट्रॉन पुअर। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पुअर। और इलेक्ट्रॉन पुअर उसको बोलते हैं जिसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके ऊपर हमको अटैक कराना है ऐसे बंदे का जो पॉजिटिव चार्ज रखे। तो मैंने Br2 ऐड किया। अब ये Br2 के साथ में मैं ऐड कर दूंगा लुविस एसिड, FeBr3। तो ये FeBr3 जो है Br2 से रिएक्ट करके हमको Br प्लस बना के देता है। क्या देता है? Br प्लस। बस। तो इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार जाता है, Br बॉन्ड Br, दिस 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 दिस। अब एक हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। अब जो ये आपका Fe है ना, Fe के पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। मतलब जैसे कि मेरे घर में 50 लोग तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि जगह नहीं है। बड़ा घर रहेगा तो बैठ सकते हैं। तो अभी ये जो Br है ये अपना एक लोन पेयर है ना Fe को देता है। क्यों दे देता है? बिकॉज Fe के पास जगह है तो वो इलेक्ट्रॉन को लेके रख लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड। तो Br का एक लोन पेयर Fe के पास गया तो Fe के पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो Fe को चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और Br का एक लोन पेयर कम हुआ है तो Br को चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो जैसे ही Br को चार्ज आ गया पॉजिटिव, Br इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन की सख्त ज़रूरत है। तो वो अपना बगल वाला जो Br है, उसके लेफ्ट साइड वाला Br, उसका बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। बात समझ में आ रही है? यस। तो इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं लेफ्ट वाले Br के पास। अभी ये वाला जो बॉन्ड है इसने तोड़ा और अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ से निकल लिया। तो अब जो लेफ्ट में Br बच रहा है ये वाला, सर इसके पास, हेट्रोलिटिक लीवेज होता है ना। हाँ, यस। यूनिटिक क्लीवेज होगा, क्योंकि एक जगह से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। अब दोनों तरह से इक्वल फोर्स लगेगा तो होमोलिटिक टूटता है। होमो। Yes. यहाँ से यस क्या हुआ कि ये बॉन्ड टूटा और Br के पास गया। Br, जो राइट वाला Br है उसको खुश हो गया, बस उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। लेकिन जो लेफ्ट वाला Br है उसके पास इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन हो गया कम, तो उसको आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। Br प्लस। अब किसी भी बंदे को पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, बेंजीन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। Electron. अगर इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर मैंने अटैक करा दिया इलेक्ट्रॉन पुअर का, तभी अटैक पॉसिबल है। दो रिच और दो पुअर आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अभी ये जो Br प्लस बना है, ये Br प्लस का ये जो बेंजीन है उसका पाई बॉन्ड अटैक कर देगा। Br प्लस, अभी ये पाई बॉन्ड ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है बिकॉज इट इज C6H6। हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। सुनो अभी यहाँ पे,
हाँ, अभी हम लोग को बहुत इजी ये लगता है कि हाइड्रोजन को हटा देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हटा के एक बी आर लगा देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, दिस इज आवर प्रोडक्ट, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन वहां से निकला है ना, अभी देखो ये इसका रोल आ जाएगा पिक्चर में, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये टूट के निकला था यहाँ से। तो ये जब टूट के निकला था तो ये आपको ये बना के देता है, बी आर बॉन्ड एफ ई बॉन्ड बी आर बॉन्ड बी आर बॉन्ड बी आर। अभी ये जो एफ ई है ये नेगेटिव चार्ज है, तो उसको नेगेटिव चार्ज होने का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ से एक बी आर है, ये निकल जाएगा। तो बी आर जो होता है ना, कभी भी निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो बी आर माइनस बन गया वहाँ से, और आपको एफ ई बी आर थ्री मिल चुका है, क्योंकि आपने एफ ई बी आर थ्री लेके स्टार्ट किया था। तो दोबारा आपको मिल चुका है, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्शन के अंदर जाता है और निकल के आ जाता है। अब ये सर रिपीट। जो बी आर माइनस मिला है, दिस, सब लोग जरा ध्यान से देखना। ये जो बी आर है लेफ्ट साइड वाला, अब ये इस एफ ई के साथ में कनेक्टेड है। अगर आप देखोगे तो एफ ई के पास नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। यस। अब ये नेगेटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला हो या नेगेटिव चार्ज वाला हो, वो सोचता है यार मैं स्टेबल हो जाऊं। तो स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से बी आर एक निकल लेगा। अब बी आर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो अब एफ ई के पास जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था ना, वो बराबर हो चुका है। तो वो बन जाएगा एफ ई बी आर थ्री। वो क्या बन चुका है, एफ ई बी आर थ्री, जो कि स्टार्टिंग में आपने एज ए कैटलिस्ट उसको यूज़ किया था। अब क्या होगा, जो बी आर माइनस निकला है वो बी आर माइनस यहाँ से एक हाइड्रोजन को आपने जो हटाया है उस हाइड्रोजन से कंबाइन करके बना लेगा एच बी आर। एच बी आर। Yes. तो ये सर इसका प्रोडक्ट है। तो इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज अ ब्रोमोबेंजीन प्लस एच बी आर। ठीक है, तो ये इसका विद द मैकेनिज्म मैंने बताया है। तो ये पहला हो गया, जैसे मैंने ब्रोमिनेशन किया है वैसे ही आप क्लोरीनेशन कर सकते हो और आयोडीनेशन कर सकते हैं, बट फ्लोरीनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, Yes. डन। Yes, sir. सर क्लोरीनेशन क्यों नहीं होता है? हाँ, ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में, जब आप हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन करते हैं तो फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, वो विगरसली रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग उसको नहीं करते। यस सर। चलो, अभी जो अगला है, आपने लिया है टोल्यूइन लिया है, क्या लिया है, टोल्यूइन सी, दिस इज द टोल्यूइन। अब इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। डार्क कंडीशन। क्लोरोबेंजीन देखो, प्लस सी एच थ्री सी एल। अभी इधर देखिए, पहले तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपने रिएजेंट यूज किया है, तो यही चीज यहाँ पे भी बनती है। Cl2 है ना, ये बना लेगा Cl प्लस। क्या बनाएगा, Cl प्लस, क्योंकि Fe जो है ये भी एक प्रकार का कैटलिस्ट का ही काम करेगा। तो Cl प्लस बन गया। अब देखो क्या होता है कि आपका जो कॉमन सिस्टम है वो है बेंजीन। क्या है, बेंजीन। Benzene. Benzene. बेंजीन को मैंने कौन सा ग्रुप लगाया है, मिथाइल। Group. हाँ, मिथाइल। मिथाइल जो होता है वो होता है ईडीजी ग्रुप। ईडीजी ग्रुप का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन को कनेक्ट होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है ना, ऑर्थो पे होगा और पैरा पे होगा, रट्टा मार लो उसको। ये हम लोग रेजोनेंस के थ्रू समझ लेते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज कनेक्टेड, व्हेन ईडीजी ग्रुप इज कनेक्टेड टू रिंग, then
electrophile does attack on ortho and para position. Ortho and para position. अगर बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है उससे अगर कनेक्टेड है, तो ये केस में इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पे अटैक करता है और पैरा पे अटैक करता है, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है, ऑर्थो क्लोरोटोलिन CH3 बॉन्ड सी प्लस पैरा क्लोरोटोल्विन। ठीक है, दिस इज ऑर्थो। सर मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? यस। अभी यहाँ पे तो आइडियली क्या होता है, पैरा मेजर होता है, बट एक्सेप्शन हर एक जगह बनता है, इसमें तो पैरा ही है। ठीक है, अब हर जगह पे पैरा ही नहीं लगाना होता है, जहाँ पे आएगा पैरा के अलावा दूसरा मेजर तो वो बताऊंगा मैं, फिलहाल तो ऑर्थो ये पैरा है। सर ऑर्थो और पैरा में क्यों अटैक करेगा वो? हाँ वही मैंने बताया कि ये 11th स्टैंडर्ड में रेजोनेंस पढ़ा था आप लोगों ने। यस सर। यस। हम्म, तो मैंने क्या पहले ही बोला, आपको जो 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ना, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। वो एक बार दो बार आप लोग जरूर पढ़िए, एक बार दो बार जरूर पढ़ना है कभी भी। देखो जब बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि रेजोनेंस के बिना पॉसिबल नहीं है, आप कोई भी ब्लाइंडली कहीं पे अटैक तो करवा नहीं देगा, उसको कुछ तो रीजन रहेगा, उसका कुछ तो कुछ ना रीजन बनता है ना। अब ये आप सोच सकते हो कि सर इस पोजीशन पे क्यों नहीं जा रहा मेटा पे, उधर क्या उसने कोई प्रॉब्लम है क्या? फिलहाल यस प्रॉब्लम ही है उसको, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये Cl+ जब बन जाता है तो ये ढूंढता है भाई नेगेटिव चार्ज वाला सेंटर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो उसको ऑर्थो पे ही मिलता है और पैरा पे ही मिलता है। ऑर्थो पैरा, यस। यस सर। तो फॉर अ टाइम बिंग ये स्टेटमेंट को रट्टा मार लो, जरूरत जब पड़ेगी आगे आएगा तो मैं इलेक्ट्रॉन बता दूँ। विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो मेटा पे आएगा ना। हाँ इलेक्ट्रोफाइल तब मेटा पे जाएगा, बहुत बढ़िया। ऑर्थो क्लोरोटोलिन एंड देन पी क्लोरोटोलिन। अच्छा ये हो गया आपका। अब हम लोग दूसरा कुछ एक रिएक्शन देखते हैं। अगर आपके पास अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स है, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरीन, एरीन्स मतलब जैसे ये टोलीन है ना, टोलीन इज ऑल्सो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एरीन। अब मैं यहाँ पे अल्काइल की जगह पे ले लूंगा इथाइल, क्या ले लूंगा? इथाइल। तो अगर मैंने इथाइल बेंजीन के अंदर ऐड कर दिया NBS, क्या ऐड कर दिया? NBS। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। हाँ, अब मैंने इसका काम आपको पहले बताया था। NBS जो है वो क्या करता है, अलाइलिक पोजीशन एंड एंड अ बेंजाइलिक बेंजाइलिक। पोजीशन पे करता अटैक है करता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करके। हाँ बहुत बढ़िया। इस पोजीशन पे वो ब्रोमिनेशन करता है, क्या करता है? ब्रोमिनेशन। तो अभी देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और उसके बगल में जो पोजीशन है ये वाली कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलाइलिक कार्बन बोलेंगे। यस सर। यस। एट द सेम टाइम सर वही कार्बन जो बेंजाइलिक है, आएगा ना। अरे मेरे भाई सुनो तो सही, और वही कार्बन जो है वो बेंजाइलिक भी है, यस। मतलब वो यस। दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर मैं बाकी का दो हटा दूँ रही, अगर मैं इसको ऐसा लिखता, अगर मैं नीचे का दो डबल बॉन्ड हटा दूँ, अ,
ठीक है, अब इसमें कैसा हो रहा है कि ये जो है पोजीशन अलाइलिक तो है लेकिन बेंजाइलिक नहीं है। दिस पोजीशन इज अलाइलिक बट दिस इज नॉट बेंजाइलिक। यस, एवरीवन इज गेटिंग दिस कंसेप्ट। सर रिपीट करो ना सर, नहीं समझा। अलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या डिफरेंस है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में अगर कोई कार्बन आएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं अलाइलिक। लाइलिक। तो ऊपर वाला केस में और नीचे वाला केस में अलाइलिक तो बन रहा है। अब जो नीचे वाला एग्जाम्पल मैंने लिखा है उसको बेंजीन अपन रिंग नहीं है बेंजाइलिक वो। नहीं बोल। हाँ, तो उसको हम लोग बेंजाइल नहीं बोल सकते। एलाइलिक बोलते हैं। यस यस, समझा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर, समझा। यस। अभी जो है मैं यहाँ पे एनबीएस यूज करूंगा तो एनबीएस का जो काम है वो बीआर को चिपकाना होता है अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के ऊपर। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, इसका जो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, CH Br CH3, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ही आप क्लोरीनेशन भी कर सकते हो। ओके, तो क्लोरीनेशन है वो अलाइल पे भी जाएगा और उसके आगे वाले पे भी जाएगा। मतलब अभी एबीएस है ना, वो इसी पोजीशन पे अटैक करेगा, एनबीएस। एनबीएस का अटैक ओनली बेंजाइलिक पोजीशन पे ही होगा। अगर किसी ने दूसरा रिएजेंट यूज कर लिया है, मतलब हैलोजिनेशन इन शॉर्ट वो कराना चाहते हैं, तो वो कहीं पे भी करा सकते हैं, उसके लिए कुछ लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वो रैंडम होता है। ठीक है, एनबीएस का समझा सबको? सर रिपीट करो ना एनबीएस। एनबीएस का ये सामने तो लिखा है, एनबीएस में क्या होता है कि वो अलाइलिक पोजीशन पे ही अटैक करेगा, अलाइलिक या बेंजाइलिक पे अटैक करेगा। यस सर। ठीक है, यस सर, समझा। अभी इधर देखिए, एक बड़ा फेवरेट रिएक्शन अभी आएगा, सैंडमियर रिएक्शन एंड द गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन एंड देन गैटरमैन रिएक्शन, तो दोनों के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एंट्रेंस में। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, सैंडमियर रिएक्शन। अब देखिए, सैंडमियर रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन is first converted into diazonium salt, is first converted into diazonium salt। अब डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए कुछ तो लगेगा ना भाई। सो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग it with NaNO2, that is sodium nitrite। ये नमक के जैसा दिखने वाला सॉल्ट होता है, लैब में आपको मिलेगा ये। एंड HCl, ठीक है, प्लस आइस। अब आइस जो होता है उसका टेम्परेचर लगभग 0 से 5 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो इतने को यस। जब आप मिलाओगे ना, तब वो डाइजोनियम सॉल्ट बना के देगा। तो मैं इधर पे लिख देता हूँ, दिस इज द एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। Now this aromatic primary amine is getting directed by NO2 plus HCl and ice। ठीक है, आइस की जगह पे आप 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो अब ये बना देगा डाइजोनियम सॉल्ट, और डाइजोनियम सॉल्ट इस प्रकार दिखता है। N triple bond N with the positive charge and then K minus। ठीक है, अब इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट।
सर वो Cl के हैं। हाँ Cl है वो इधर से आया, HCl सॉल्ट है ना, सॉल्ट के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। यस। अब इसके अंदर अगर आप ऐड कर रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और Cu2Cl, देखिए अगर आपने ऐड कर दिया Cu2Cl2 तो ये आपको प्रोडक्ट देगा क्लोरोबेंजीन, और बाय प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ ऐसे आपका, चलो पहले पूरा साइड में एक साथ लिखूंगा फिर बेटरमेंट को लाऊंगा। Cu2Br2 यूज कर लिया मैंने, तो मुझे ब्रोमोबेंजीन मिलेगा प्लस N2 मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे Ki यूज कर लिया, पोटेशियम आयोडाइड, तो Ki यूज कर लूंगा तो मुझे आयोडोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? आयोडोबेंजीन प्लस N2। तो जब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और आपने वो यूज किया कॉपर इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो वो जो कंडीशन कहलाती है वो कहलाती है गैटरमैन, सॉरी सैंडवियर रिएक्शन, सैंडवियर्स रिएक्शन। क्लियर है? तो कॉपर का जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, +1 है, so copper in the +1 oxidation state will make the reaction to follow the Sandmeyer reaction। अब मैं क्या करता हूँ, मैं CuCl2 की जगह पे ना दूसरा रिएजेंट यूज करूँगा, कॉपर इन HCl। अब यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है, तो जब कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट आपको वही देने वाला है, क्लोरोबेंजीन ही मिलने वाला है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। अगर आपने कॉपर प्लस HBr यूज किया है तो ये आपको ब्रोमोबेंजीन दे देगा। So what I want to say here, the oxidation number of copper is deciding the reaction is whether Sandmeyer reaction or it is a Gattermann reaction। तो कॉपर रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर 1 में तो वो गैटरमैन कहलाएगा। अगर सर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +1 हुई तो वो सैंडमियर कहलाएगा। सर वो कॉपर किधर गया रिएक्शन में? वो रिकवर हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है, तो उसका मेंशन अपने को है नहीं इस बुक में भी, उसके बारे में सोचना नहीं है। वो एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, इसका मैकेनिज्म है तो वो बताऊंगा तो 100% बाउंसर जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं है हमारे को। तो एनिलीन के अंदर जब आपने ऐड किया तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया। अब डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हैं वो डिसाइड। अभी बच्चा बोले सर मुझे ना फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो ठीक है आप फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा HbF4। तो जब आप HbF4 यूज करेंगे तो आपको ये मिलेगा, एक सॉल्ट मिलता है N2BF4 माइनस, और ये N2 रहेगा प्लस। अब इसको जब आप थोड़ा सा गर्म करेंगे थर्मली तो ये दे देगा फ्लोरोबेंजीन। क्या दे देगा? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, एंड बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा BF3 प्लस N2। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, सैंडवियर रिएक्शन बहुत फेवरेट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हम्म। अभी ये जो यहाँ पर ये चीज दिख रही है, ये जो लास्ट वाला रिएक्शन है ना, कहीं कहीं पे आप इसको पाएंगे वो लिखा रहेगा बायल्स सिजमैन रिएक्शन, बायल्स सिजमैन रिएक्शन। तो बायल्स सिजमैन रिएक्शन के द्वारा आप फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और ऊपर तो क्लोरो और आयोडो तो आपने बना ही लिया। ठीक है, यस। चलो
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीवन। डन सर। अच्छा, अभी मैंने जो है आपका इनहेंशियोमर डायस्टेरियोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी SN1 SN2 E1 E2 ये सब कवर कर लिया है। ठीक है, अभी जो है इसका राइल पार्ट बाकी था वो भी मैंने कर लिया। रिएक्शन विथ ऑल, तो ऑलमोस्ट चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजेस था वो कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, अभी इसमें एक लास्ट में कंसेप्ट आता है, यूजेस ऑफ आता है, यूजेस ऑफ हेलो एल्केन। तो उसका हेडिंग देते हैं। नाउ यूजेस ऑफ हेलो एल्केन। एंड हेलो एरिन्स। नाउ सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट यूज है, ये तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू इसका इस्तेमाल, मतलब इन्वायरमेंट में क्या क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो देखेंगे। और सबसे बड़ा इसका एप्लीकेशन है एज अ सॉल्वेंट। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड, फॉर नॉन पोलर कंपाउंड्स। आफ्टर दैट, अभी इसका जो जैसे एक मेडिसिन आती है क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, अब जो क्लोरमफेनिकॉल है वो डेरिवेटिव ऑफ है इसका हेलो एल्किन का, और उसका इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड फीवर में। ठीक है, सो क्लोरोएम्फेनिकॉल is used for treatment of टाइफाइड फीवर। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है एक होता है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका फुल फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं इंटरेस्ट में। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब इसका जो इस्तेमाल है यूज में आता है फॉर किलिंग द इंसेक्ट। सो DDT जो है एक प्रकार का हेलो एल्किन का ही कंपाउंड है, इज यूज फॉर इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ठीक है, अब जैसे अभी बड़ा नाम चल रहा था इसका HCQ का, हाइड्रोक्लोरोक्विन क्विनोन। ठीक है, अब ये भी एक प्रकार का हेलो एल्किन का ही कंपाउंड है। ठीक है, सो क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन जो है is also a kind of haloalkane and it is used for treatment of malaria, for treatment of malaria। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ इसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब इसके अलावा जो आपका ये सब गैसेस आता है ना, रेफ्रिजरेंट अपना जो गैसेस होती है CFC, और आपका जो प्रोपेलेंट होता है, तो खास करके जो रेफ्रिजरेंट के अंदर आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो वही है, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू हार्मफुल चीज़ है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन
मतलब ये अपन इसका एप्लीकेशन देख रहे थे। अभी इसका जो है मतलब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है हेलो एल्किन गैसेस का, तो इसमें सबसे बड़ा यही आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन causes the degradation of or depletion, you can say that, ozone layer. अच्छा, इसके अलावा जो है एक यही सबसे बड़ा है, सीएफसी का ही काम में आता है, और भी बहुत सारे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये लास्ट का कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। मैं 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसमें सर किसी को कोई डीडीटी डाउट है? का स्ट्रक्चर कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है। सी, तो ये बड़ा स्ट्रक्चर है, तो मैं उल्टा से स्टार्ट करूंगा, मतलब पीछे से स्टार्ट करूंगा। इसने क्या बोला है? इथेन है, मतलब कितना कार्बन है? 2 2 कार्बन है। कार्बन, two, ठीक है। अब ट्राइक्लोरो है, तो 3 3 क्लोरीन लगा क्लोरीन। दो इसको। अभी उसने क्या बोला? डाइक्लोरो डाइफिनाइल, तो 2 फिनाइल लगा दो। ठीक है, और उसी को तुम क्या करो, सीएल लगा दो, और जो बच रहा है उधर हाइड्रोजन लगा दो। तो ये इसका स्ट्रक्चर है डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बात समझ में आ रही है? yes Yes. sir, यस सर। Yes, sir. ओके, एक होता है गैमेक्सिन करके केमिकल आता है, ये गांव में लोग यूज करते हैं फॉर द, जब वो लोग अनाज गैमा को आइसोमर ऑफ रखते हैं। बेंजीन। हाँ, ठीक है। तो क्या बोला आपने? गैमा आइसोमर ऑफ बेंजीन। हाँ, गैमा आइसोमर ऑफ बेंजीन होता है, उसका नाम होता है 1,2,3,4,5,6 हेक्साक्लोरो सब साइक्लोहेक्स। क्लोरोबेंजीन होते हैं। यस। ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ। एमसीक्यू लिखूंगा सो दैट यू फाइंड इट इजी। आपके पास दिया गया है साइक्लोपेंटेन, यू हैव अ साइक्लोपेंटेन। अभी साइक्लोपेंटेन के अंदर यहाँ पे मैंने लगा दिया बी आर। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीट ट्रायंगल हीट। अब वो मुझसे पूछेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो सबसे पहली बात, बच्चों इस कंडीशन को देख रहा है, इस कंडीशन को देख के उसके मन में क्या थॉट आएगा? E2 फॉलो करेगा। हाँ, मतलब ये एलिमिनेशन करेगा, बराबर है। yes sir, अब यस। Yes. एलिमिनेशन में बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आंसर, ये इवन फॉलो करेगा कि ई टू, तो इसको मालूम पड़ेगा E2 करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस ई टू फॉलो करेगा। बहुत बढ़िया। भाई मेरे को बता, ई टू जो होता है वो कितने स्टेप का होता है? एक स्टेप का होता है सिंगल कि स्टेप। 2 स्टेप का One होता step. one स्टेप। step, one step, है? 1 स्टेप। तो यहाँ पे क्या होता है कि लिविंग ग्रुप निकलता है और डीप्रोटोनेशन दोनों साथ में हो जाता है। अब जिस yes sir, कार्बन को बी आर लगा है वो कार्बन आपका अल्फा है। अब इसके पास कितना बीटा कार्बन दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाउ मेनी बीटा कार्बन यू आर एबल टू सी? 3 two, 3 3। 3। हाँ, तो मैं इसको three, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 करूंगा। बीटा 1 बीटा 2 एंड दिस इज द बीटा 3। नाउ टेल मी कौन सा बीटा कार्बन अपन यहाँ से यूज करेंगे? sir beta one, बीटा 1। ओके। सर बीटा 3 आएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास। बहुत बढ़िया, बीटा 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक बन रहा है और एक ये बनेगा। और कोई बीटा 2 से भी बना सकता है ना, वो भी एक पॉसिबिलिटी अपने को समझ में आती है। yes sir, अभी सर देखो, बीटा 2 पे फंडामेंटल हाइड्रेट लगाना है शिफ्ट यहाँ होगा। पे। अभी यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल लगाना है अपने को।
किसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा रहेगा ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, बताओ पहले वाले में कितना अल्फा हाइड्रोजन, अभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बॉक्स में रख दो और उसके बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है वो काउंट करो। 5 है 5। हाँ, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 4, और यहाँ पे 2 है, 6 है, 6, 6 यस। 6। इसके पास कितना, सेकंड वाले के पास? 7 7 है। ठीक है, ये 3, 2 7 है और ये 2, 7 है। और इस पे कितना है? 4 2 एंड 4। वेरी गुड। सेकंड वाला स्टेबल है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। फंडामेंटल है, यस इसमें रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सर प्रोडक्ट बात नहीं समझा, डबल बॉन्ड कैसे है? एलिमिनेशन रिएक्शन है ना बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। यस इधर सर। देखो, अभी मैंने यहाँ पे जो यूज करना है वो कौन सा कार्बन मैंने यूज करना है वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया, ये वाला यूज करेंगे, बीटा 3 को यूज करेंगे। अब बीटा 3 के पास यहाँ हाइड्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करता है और ये Br- यहाँ से निकल लेता है, तो दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। यस सर समझा। सर अब बीटा 3 अच्छा, से पूरा का पूरा CH3 निकल जाएगा। नहीं नहीं, मैं CH3 नहीं निकलेगा, तो CH3 रहेगा। सेकंड प्रोडक्ट में CH3 नहीं आया इसलिए। अच्छा, वो मैंने मिस कर दिया है, वहाँ पे मिस कर दिया है। अगर यहाँ पे CH3 आप लिखेंगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन और बढ़ जाएगा ना, 3 3 6 6 4 10 हो गए। 10 होगा यस। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अच्छा अभी मैं जरा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जो आगे भी आपको मिलेगा, बट वो कॉमन है, इसके लिए मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ। माइक बंद कर दीजिए जिसका भी चालू है। हाँ, दिस इज ओनली फॉर इंटरेस्ट, नॉट फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ना, जब आप यूज कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो हम लोग एसिडिक कंडीशन लेते हैं। देखो एसिडिक कंडीशन जो है ना, अगर आपको याद आता रहेगा, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा रहेगा, देखिए इन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, ये बहुत टेक्निकल सा डिफरेंस है। अब जो बच्चा बहुत बोलते हैं ना डीप में पढ़ा है तो उसको ये सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं। अदरवाइज कैसा है, अगर मैं किसी को बोलूँ ना, अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन प्लेस करता हूँ और आप मिस्टेक करोगे। ये है बेंजीन, अब आप इसने ऐड कर दिया HCl, आप इसका प्रोडक्ट बताइए क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। हाँ, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखो ये अपन ने कैसा, हमको ऐसा फील होता है हाँ यार क्लोरोबेंजीन बनेगा तो क्लोरोबेंजीन मैं बना देता हूँ, ये रॉन्ग है, ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव का रोल क्या होता है। अब बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है कि पुअर होता है? रिच होता है रिच। इलेक्ट्रॉन। अभी जो HCl है ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, H+ H बनाएगा प्लस और Cl Cl माइनस। माइनस H प्लस ऐड होगा। हाँ, तो Cl- तुम कैसे ऐड करा सकते हो, Cl- भी रिच और ये भी रिच, तो दो रिच का आपस में इंटरेक्शन होगा नहीं। अगर आप H को ही ऐड कराओगे ना तो वो आपको फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन ही देता है। तो वो इन शॉर्ट यहाँ पे नो रिएक्शन, क्या नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। प्रोडक्ट वही मिल रहा है तो मतलब क्या है भाई, जब प्रोडक्ट ही वही और मिल रहा है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये सर H मतलब प्लस ऐड होके एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। H+ ऐड करके फिर वो H+ निकालेगा भी ना। यस सर। इधर यस सर देखो, समझा। पहले तो वो H+ आएगा
तो ये इसका पाई बॉन्ड है ना, ये अटैक मार दिया इसके ऊपर। अभी हर जगह पे एक एक हाइड्रोजन है। तो जैसे ही उसने यहाँ पे ये कर दिया, ऐड कर लिया, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस। अब उसके सामने जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6, अभी ये 1 नंबर के सामने जो 6 नंबर वाला है उसको आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे पॉजिटिव उसको चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज आएगा, वो अभी इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प रहा है, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड सामने वाले का तोड़ के अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वहाँ से हाइड्रोजन निकाल देगा। तो यस फाइनली आपको वही प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ से यस यस यहाँ से आपने स्टार्ट किया था। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन ना मेरे को Yes. जिसका नॉलेज चेक करना है उसको यही क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्लोरोबेंजीन ही बोलेगा। 99% बच्चे लोग का यही जवाब होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर ऑर्गेनिक यू आर डन। नाउ जब आप प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, तो हम लोग जो है ना KI एंड H3PO4 यूज़ करते हैं। H3PO4 इज टेकिंग। ठीक है, अगर मैं H3PO4 की जगह पे अगर मैं यूज़ कर लेता H2SO4, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड है, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड, और ये जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो दोनों के जो है वो सल्फ्यूरिक ही है भाई, दोनों के दोनों सॉरी एसिड ही है। तो सर हम लोगों ने फॉस्फोरिक क्यों यूज़ किया? फॉस्फोरिक यूज़ करने के पीछे का जो रीज़न ये है, अगर आप H2SO4 यूज़ करते हैं ना, वो क्या करता, वो HI को ऑक्सीडाइज करके, किसको, HI को ऑक्सीडाइज कर देता। ठीक है, तो जैसे आप HI को ऑक्सीडाइज करोगे ना तो वो बन जाएगा आयोडीन। इसको ऑक्सीडाइज करके विल बी गेटिंग आयोडीन, जो कि हम लोग नहीं चाहते। सर रिपीट करो ना। मैंने ये बोला कि आपने H3PO4 की जगह पे आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसमें ज़रा देखना आप, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में मैंने H3PO4 ही क्यों यूज़ किया। आई वुड हैव यूज एनी डिफरेंट एसिड लाइक H2SO4। तो H2SO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एट द सेम टाइम ये यस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, मतलब ये पानी भी रिमूव करता है, ऑक्सीडेशन भी करता है। ठीक है, तो वो HI को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड, और उसको बना देगा, I को बना देगा आयोडीन। तो ये हम लोग नहीं चाहते, इसके लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। वी डोंट यूज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक दिस। बात समझ में आ रही है? यस सर Yes. अच्छा, अभी एक रिएक्शन आपको आगे मिलेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिमाग में डाल दे रहा हूँ। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है? आइडोफॉर्म, देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन जो होता है, खास करके अभी तो फिलहाल अल्कोहल के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। आपके पास अगर ये स्ट्रक्चर मिल रहा है CH3CH बॉन्ड OH, अगर जितने लोग भी ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं, लोग आइडोफॉर्म के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना, वैसे आइडोफॉर्म होता है। आइडोफॉर्म का स्ट्रक्चर ये होता है CHI3। ठीक है, और भी एक होता है मिथाइल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड। ये दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर मिला ना तो वो आइडोफॉर्म के लिए पॉजिटिव कैंडिडेट है। ओके, Yes. और मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को यही बताना था, क्योंकि ये आगे आने वाला नहीं है, बट ये आइडोफॉर्मुला रिएक्शन आपको आगे वाले चैप्टर्स में मिल सकता है। सर अल्कोहल को अगर हम HBr से करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मिलता है, सेकेंडरी क्यों नहीं? कौन सा अल्कोहल से कर रहा है बेटा? अल्कोहल कौन सा लिया आपने, प्राइमरी अल्कोहल लिया कि सेकेंडरी लिया कि प्राइमरी टर्शियरी? अल्कोहल। हाँ, तो प्राइमरी लोगे तो प्राइमरी मिलेगा ना। प्राइमरी अल्कोहल से स्टार्ट करोगे तो आपको प्राइमरी ही अल्काइल हाइड्राइड मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको प्राइमरी ही देगा। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पढ़ा है ना आपने, तो वो टर्शियरी अल्कोहल से HBr यूज़ करने पे मिला ना आपको, SN1 रिएक्शन। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर जब आपने यूज़ किया ये KOH तो आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिला। अच्छा, यस स्टार्टिंग में कोई डाउट पूछ रहा था मेरे को, बताओ क्या क्या था? यस
सर कल SN1 का जो क्वेश्चन दिया था उसका थर्ड। अच्छा ओके। और क्या था भाई? SN1 रिएक्शन, कौन सा? SN1 रिएक्शन सर। SN1 रिएक्शन, ठीक है। SN1 रिएक्शन, सर क्या सर बोलिए? कल RS कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था ना, उसके अंदर प्रेफर मतलब 1 2 3 नंबर देते ना, तो अगर दोनों सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो किसको देने का पहला नंबर? ये दोनों सर सेम क्वेश्चन है। नंबर 3 में सेम है। वैसे ही है सर, वेज और डैश में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, किसको पहला हाँ हाइड्रोजन नंबर तो देना? वो कंफ्यूजन करने के लिए दिया था भाई। वो क्या है, वो कायरल ही नहीं है तो सर उधर पे कायरल आरएस ही तो नहीं नहीं है, दे यस सकता। अकल है सर। यस हाँ सर। तो वो मतलब मैं तुम लोग को फंडामेंटल चेक करने के लिए दिया था कि तुम लोग उधर पे भी आरएस लगाएगा कि तुम्हारे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि ये तो कायरल ही नहीं, तो आरएस लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। यस सर। यस। ठीक है। अच्छा तो अभी मैं SN1 के ऊपर आ जाता हूँ। SN1 का फुल फॉर्म क्या है भाई? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर इसमें यूनिमोलिकुलर मतलब क्या है? हाँ, एक ही मॉलिक्यूल जो है ये सारा का सारा खेल यहाँ पे डिसाइड करता है। रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा, वो एक ही मॉलिक्यूल डिसाइड करता है, इसके लिए इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। अभी आप पढ़ेंगे ना केमिकल काइनेटिक्स, तो थोड़ा सा अंदाज़ा वहाँ पे और लग जाएगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कि मतलब रिएक्शन का जो स्पीड है ना वो कौन लोग हैंडल करते हैं। एक बंदा हैंडल करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब यूनिमोलिकुलर है। सेकेंड ऑर्डर मतलब दो मॉलिक्यूल वहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो SN1 इज अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डिपेंड करता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अगर आप टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो वो रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ेगा घटेगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सर इधर टर्शरी बुटाइल ब्रोमाइड यूज होता है? नहीं, आप टर्शरी यूज़ कर सकते हो। अभी देखो मैंने SN1 के केस में क्या क्या लिख के दिया यस था। यस, टर्शरी आएगा। टर्शरी सबसे पहला आता है, फिर स्टेरिक बेंजाइल है, फिर अलाइल है। अलाइल है, यस। देखो बेंजाइल और अलाइल का दोनों का ऑर्डर सेम है SN1 और SN2 में। अगर मेरे को कोई बोलेगा ना बेंजाइल SN1 में जाता है कि SN2 में जाता है, तो मैं बोलूँगा सर दोनों में जाता है, मैंने लिखवाया है। तो अभी पता कैसे चलेगा SN1 में है कि SN2 में? तो उसके लिए बाकी का 3 फैक्टर था ना, सॉल्वेंट क्या है, PP सॉल्वेंट है क्या, कोलाप्रोटिक सॉल्वेंट है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है क्या, तो वो वहाँ से डिसाइड होगा। हाँ यस सर। तो ये आपको इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू वो नोट्स में मैंने मेंशन किया, नॉट फॉर द बोर्ड। बोर्ड में तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ओवर द SN1 रिएक्शन। तो अभी SN1 में कैसा होता है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ में आपने यूज़ कर लिया KOH। अब KOH क्या करेगा, टूटेगा, K+ बनाएगा और OH- बनाएगा। अभी OH- भाई ढूंढ रहा है पॉजिटिव सेंटर मुझको मिलना चाहिए, तो वो सामने से अप्रोच मारता है, तो उधर BR है, तो BR उसको धक्का मार के पीछे भेज देता है। अब ये OH- सोचता है चलो भाई पीछे से अटैक मारता हूँ। जब वो पीछे से अटैक करने जाता है तो उसको वहाँ पे 3 लोग मिल जाते हैं, 3 मिथाइल, तो वो अपने आप में खुद क्राउडेड है, तो उसको वहाँ से एंट्री नहीं मिलती। तो अब हमको पता है हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो BR अपने आप सिस्टम से निकल जाता है और हमको जो कार्बोकैटायन बना के देता है, दैट इज अ टर्शरी कार्बोकैटायन एंड दिस द प्लेनार। अब ये जैसे ही प्लेनार में आ गया तो अभी OH- को भाई अच्छा मौका मिल जाता है अटैक करने के लिए। तो वो अटैक मार सकता है फ्रंट साइड से और अटैक मार सकता है बैक साइड से। बैक साइड से। तो उसको 50-50% चांस है, आगे से अटैक और फिर पीछे से अटैक का 50-50% चांस है। तो अगर वो फ्रंट अटैक मारेगा तो वो रिटेंशन हो जाता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जहाँ पे BR था उसी की जगह पे OH आया है। अगर उसने बैक अटैक मारा तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन। ठीक है। तो ये सब आपको स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ेगा। इट इज़ द 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, व्हाई देयर इज अ रिटेंशन, व्हाई देयर इज अ इन्वर्जन, व्हाई द इनिशियली अटैक वाज नॉट हैपनिंग व्हेन द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप हैपेंड। तो ऐसा क्या हो जाता है, वो प्लेन में आ जाता है तो अटैक होने का चांसेस 50-50 हो जाता है। मतलब थोड़ा सा मसाला लगाना पड़ता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूँ। उसमें एग्जामिनर का नजर वैसे पड़ेगा की पॉइंट के ऊपर। उसने लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ लिखा है, चलो। फिर बोलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। और ये क्या करता है, 50% रिटेंशन करता है, 50% इन्वर्जन करता है। तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है, बच्चों को SN1 के बारे में आइडिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SN1 के बारे में, तो रफली आइडिया दिया, कल की क्लास में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। और किसी ने कुछ पूछा था क्या? एनी डाउट?
और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। ओके ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एनी डाउट टू एनीवन? ओके सो विल स्टॉप इट हियर। अब HDI ऑलमोस्ट खत्म, सब ऑल कंसेप्ट्स आर क्लियर हियर। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमिंग सेशन में मुझे बता देना, देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं Yes, स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। yes. Okay, sir.